नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम आज का एजेंडा में। मैं हूं निखिल सिंह और आज के दिन की कौन सी है बड़ी खबरें जिन पर दिन भर रहेगी सबकी निगाहें, वो खबरें जो आज की सुर्खियां करेंगी तय, वो खबरें जिनका सीधा सरोकार है आपसे, ऐसी ही खबरों को समेट कर लाए हैं हम आज का एजेंडा में। शुरुआत करते हैं आज का एजेंडा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 6 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को देंगे वित्तीय सहायता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ने इस कदम को सभी के लिए आवास का लक्ष्य पूरा करने की दिशा में अहम योजना करार दिया। किसान संगठनों और सरकार के बीच 10वें दौर की वार्ता आज। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति की कल हुई बैठक। सूचना प्रसारण मंत्री ने राहुल गांधी पर देश और किसानों को गुमराह करने के लगाए आरोप। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के सिलसिले में चुनाव आयोग का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल असम के दौरे पर। चुनाव आयोग की टीम आज राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से करेगी मुलाकात। और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लिंकन मेमोरियल पर उन 4 लाख लोगों को दी श्रद्धांजलि जिन्होंने कोविड महामारी का दौरान गंवाई अपनी जान। अपने विदाई संबोधन में ट्रंप ने नए प्रशासन को दी शुभकामनाएं। और आइए खबरों को विस्तार से देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना PMAYG के तहत 6,10,000 लाभार्थियों को करीब 2,691 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी करेंगे। इस सहायता में 5,30,000 ऐसे लाभार्थी होंगे जिन्हें आर्थिक सहायता की पहली किस्त प्राप्त होगी, जबकि 80,000 लाभार्थी ऐसे होंगे जिन्हें दूसरी किस्त मिलेगी। प्रधानमंत्री ने साल 2022 तक सभी को घर दिए जाने का आह्वान दिया था, जिसके लिए 20 नवंबर 2016 को PMAYG योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत अब तक 1,26,00,000 घर पहले ही बनाए जा चुके हैं। PMAYG के अंतर्गत मैदानी इलाकों में प्रत्येक लाभार्थी को घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों और दुर्गम इलाकों के लोगों को 1,30,000 रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। PMAYG के लाभार्थियों को घर के अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अकुशल कामगार श्रेणी के तहत भी मदद दी जाती है। और इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। सुधाकर, आप सबसे पहले तो बताइए आज का की ये जो योजना का विस्तार है कितना महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 6 लाख से ज्यादा और लोग ऐसे जुड़ जाएंगे जिनके अब सर पर छत हो सकेगी। जी बिल्कुल निखिल, और देखिए 6,10,000 लोगों का मतलब है कम से कम 30-35 लाख ऐसे लोग जिनको अपना घर मिल सकेगा, जिनको अपना छत मिल सकेगा। और ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। और एक क्लिक के जरिए इन तमाम लोगों के बैंक खातों में करीब 2700 करोड़ रुपए भेजे जा सकेंगे पहली या दूसरी किस्त के तौर पर। बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है, साल 2016 में ये योजना शुरू हुई थी निखिल, और एक तरह से जो इसका टारगेट तय किया गया था, जो लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से एक महत्वपूर्ण लक्ष्य ये है कि साल 2022 तक हर गरीब को घर देना है, उसमें एक कह सकते हैं महत्वपूर्ण पड़ाव है। और करीब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सिर्फ बात करें तो 1.25 करोड़ लोगों को घर मुहैया कराया जा चुका है। और अगर शहरी कंपोनेंट को भी अगर इसमें जोड़ लेते हैं तो 2.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर मिल चुका है। 2.25 करोड़ से ज्यादा परिवारों को घर मिलता है, यानी 10 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों के पास अपना छत हो चुका है। तो ये कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन महत्वपूर्ण इससे भी ज्यादा ये बात है निखिल की सिर्फ घर की बात नहीं है। घर के भीतर वो तमाम सुविधाएं हो, शौचालय हो, घर में पीने के पानी का कनेक्शन हो, गैस की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, हर इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। तो एक तरह से एक कंप्लीट पैकेज के तौर पर आम लोगों को, गरीब लोगों को ये सुविधा मुहैया कराई जा रही है। और एक तरह से ये जो दैनंदिन की जो परेशानियां होती हैं, जो चुनौतियां, चिंताएं होती हैं, उन चुनौतियों की चिंता छोड़ के एक गरीब आदमी, एक आम आदमी
अपने दूसरे विषयों के बारे में, रोजगार स्वरोजगार के बारे में सोच सकता है, उस पर आगे बढ़ सकता है, उस बात की कोशिश की जा रही है। और निश्चित तौर पर एक ओवरऑल ग्रामीण विकास को जिस नजरिए से देखा जा रहा है, चाहे ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की बात हो, आयुष्मान भारत की बात हो, इन तमाम नजरिए से देखे तो एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की जो कोशिश है वो कामयाब हो रही है, वो रंग ला रही है। जी बिल्कुल। अब सुधाकर, इस योजना में या किसी भी अब जो सरकारी योजनाएं हैं उनमें एक बेहद महत्वपूर्ण चीज है कि शुचिता और पारदर्शिता ये लगातार रखी जा रही है, और शायद यही वजह है कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या शहरी हो, इस ऐसी योजनाएं हैं वो लगातार परवान चढ़ रही हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात निखिल, पिछले कई दशकों में जो घर बने होंगे उससे ज्यादा घर पिछले 3-4 वर्षों में ही बन गए हैं। तो ये एक तरह से एक टारगेटेड अप्रोच के साथ जब काम किया जाता है, एक नई सोच के साथ काम किया जाता है, तो उसका ये नतीजा होता है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, देखिए डीबीटी के जरिए 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे आम लोगों के खातों में, गरीबों के खाते में ट्रांसफर किए गए, उसमें से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या शहरी ये भी शामिल है। तो एक तरह से जो पैसा पहले गरीबों के पास जाता था, वो भ्रष्टाचारियों बिचौलियों के पास पहुंच जाता था, वो सीधे पैसा आम लोगों के पास पहुंच रहा, और आम लोग अपने हिसाब से, वो गरीब लोग अपने हिसाब से जो घर बनाना चाहते हैं उन पूरे पैसे का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि कई बार घर के नाम पर पैसे तो ले लिए जाते थे, लेकिन वो घर में खर्च नहीं किए जाते थे। तो एक तरह से सैटेलाइट इमेजिंग का इस्तेमाल करते हुए, जियो टैगिंग का इस्तेमाल करते हुए ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर घर बनाने के लिए पैसा लिया गया है तो वो घर बनाने में ही खर्च हो, और वो एक तरह से एक घर बनाया घर मिल सके। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि महिलाओं को इस घर का मालिकाना घर, या महिलाओं के साथ पुरुषों को एक तरह से संयुक्त तौर पर घर का मालिकाना हक दिया जा रहा है। तो इससे एक तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण भी बहुत तेजी से हो रहा है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर यह योजना बेहद महत्वपूर्ण है, आगे परवान चढ़ेगी, और आज बेहद खास दिन है इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए सुधाकर। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत की बात हो रही है। आज 10वें दौर की इसमें वार्ता प्रस्तावित है, और एक तरफ जहां किसान संगठनों के साथ लगातार बातचीत की जा रही, वहीं कांग्रेस इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने की तैयारी में है, जिस पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार और किसान की वार्ता सफल हो, यह कांग्रेस नहीं चाहती। इस बीच कल सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के सदस्यों की पहली बैठक हुई। सदस्यों की अगली बैठक गुरुवार को होगी। लगातार बातचीत की जा रही है, वहीं कांग्रेस इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने की तैयारी में है, जिस पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सरकार और किसान की वार्ता सफल हो, ये कांग्रेस कतई नहीं चाहती। कांग्रेस नहीं चाहती कि किसान के समस्या का समाधान हो। सरकार और किसान की वार्ता सफल हो, और इसलिए वो विरोध अवरोध ये नीति अपनाते हैं। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की 50 साल की विनाशकारी नीति के चलते किसान गरीब रहा। उन्होंने कहा कि किसानों की उपज का कभी भी उचित मूल्य नहीं दिया गया। आज देश का किसान अगर गरीब रहा तो किनके नीति के चलते गरीब रहा? 50 साल कांग्रेस ने जो विनाशकारी अर्थनीति चलाई, उसके कारण किसान गरीब हुआ, उसके उपज का कभी मूल्य नहीं दिया। किसान संगठन के नेताओं का भी कहना है कि सरकार और उनके बीच जो भी मुद्दे बचे हैं, उनका समाधान बातचीत के जरिए ही होगा। देखो, सरकार ने ये मानना है कि हम बातचीत से ही इसका समाधान निकाल दें, और किसान ने भी यही मानना है कि हम सरकार के साथ ही बातचीत से इसका समाधान निकलेगा। इस बीच मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के सदस्यों की पहली बैठक हुई। सदस्यों की अगली बैठक गुरुवार को होगी। कमेटी के सदस्य किसान संगठनों और सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के विचार जानकर 2 महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेंगे। सिर्फ फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस ही नहीं, बल्कि जो भी स्टेक होल्डर्स है, उन्हें किस तरह के बदलाव चाहिए या नहीं चाहिए, या उनको कानून पूरी तरह से रद्द करना चाहते हैं, जो भी उनका स्टेटमेंट है, हमें उनसे सुनना है। और उनको सुनने के बाद ये कमेटी
अपना रिपोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पेश करेगी। कृषि कानूनों का कुछ किसान संगठन विरोध भी कर रहे हैं, वहीं तमाम ऐसे भी किसान संगठन हैं जो कृषि कानूनों का समर्थन लगातार कर रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून से उन्हें अपनी फसल का वाजिब दाम मिल पाएगा, इसके साथ ही वे कहीं भी देश में अपनी फसल को बेच सकेंगे। कमेटी के तीनों सदस्यों का मानना है कि वो आंदोलनकारी किसानों के साथ साथ सरकार से सतत संवाद करने के अलावा देश भर में जो कृषि से जुड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी वार्ता करके उनके विचार जानेंगे और 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन अनिल के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता अनुज यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, बेहद महत्वपूर्ण है ये वार्ता, 10वें दौर की वार्ता है। क्या कुछ उम्मीद है आपको, क्या कुछ बात होनी है? किसानों से भी आपकी बातचीत हुई होगी, किसान संगठनों के नेताओं से बातचीत हुई होगी। सरकार प्रतिबद्ध है कि किसानों के कल्याण के लिए, क्या आज उम्मीद लग रही है आपको? देखिए, एक बार फिर से निखिल 10वें दौर की बातचीत होगी दिल्ली के विज्ञान भवन में। और एक अच्छी बात यह है क्योंकि हम जानते हैं पहले किसान जो सरकार समिति बनाना चाहती थी, उस समिति को उन्होंने मना कर दिया था कि हम उस समिति को नहीं, जितने भी हम संगठन है सभी लोग हम सब लोग बातचीत करना चाहते हैं। बीच में कुछ किसानों की तरफ से इस तरह की भी बातें आई थी कि इन बैठकों का क्या मतलब है जब सरकार किसानों की बातों को मान ही नहीं रही है। लेकिन अब किसानों के जो बयान आए हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर और जो हमारी बातचीत भी होती है, अब किसान इस बात के लिए तो कम से कम तैयार हैं कि इस समस्या का समाधान संवाद और बातचीत से ही निकल सकता है। निश्चित तौर पर जो कानून के कुछ प्रावधान हैं उनको लेकर भी किसानों ने, जो पिछले दौर की वार्ता हुई थी उसमें पॉइंट टू पॉइंट बातें रखी थी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर कुछ उनके मन में आशंकाएं थी, एमएसपी को लेकर आशंकाएं थी और सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को फायदा होगा। जिस तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं उनमें कोई दम नहीं है। एमएसपी को लेकर लिखित आश्वासन देने की सरकार ने बात कही और इसके अलावा 6 संशोधन और हैं जो सरकार किसानों की बातों को मानते हुए करने के लिए तैयार है। हालांकि कुछ किसान संगठन ऐसे भी हैं जो इस जिद पर अड़े हुए हैं कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन सरकार साफ तौर पर इस बात को कह चुकी है निखिल, क्योंकि तीनों कानून देश के 86% देश के सभी किसानों से जुड़े हुए हैं जिनका लाभ उन किसानों को मिलेगा। ऐसे में सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि इन कानूनों को वापस लेने का तो कोई औचित्य नहीं है, लेकिन अगर किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो अगर इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं और वो किसानों के हित में होगा तो सरकार उनके लिए तैयार है। तो निश्चित तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई समिति है वो भी किसानों से बातचीत करेगी आने वाले समय में। कल सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई थी और उसका समाधान दोनों ही तरफ से निकालने की अनुज, आपने कहा कि किसान संगठन भी ये चाहते हैं कि ये वार्ता का हल निकले, सरकार भी ये चाहती है कि वार्ता का हल निकले, सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहती है वार्ता का हल निकले, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, ये कहा जा रहा है, जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आप क्या कुछ कहेंगे इस पर कि कुछ पार्टियां ऐसी हैं और बीजेपी ने तो कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाया है कि वो नहीं चाहते कि ये वार्ता सफल हो? संक्षेप में जवाब दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल जितने भी दौर की बातचीत हुई है या इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इस बात को किसानों से साफ तौर पर कहा था और अपील की थी कि आपके इस मंच से अगर कोई राजनीतिक दल फायदा उठाना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं तो किसानों को उससे बचना चाहिए। और इस तरह की बातें कई बार सामने आई भी थी कि कुछ विपक्षी दल, राजनीतिक दल किसानों का फायदा उठाकर राजनीतिक रोटियां सेकने की फिराक में है। ऐसे में सरकार ने साफ तौर पर कहा कि आपको उनसे बचना होगा और बातचीत के जरिए हमारे दरवाजे, सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। हम किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और अब ये जो आपने अपने विचार व्यक्त किए। देखते हैं कि क्या कुछ होता है इस दिन में। आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा। और किसान संगठनों द्वारा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर मार्च निकालने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई आज होगी। ट्रैक्टर मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में किसानों को 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च पर रोक लगाने की मांग की है। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए अपनी याचिका में कानून व्यवस्था का हवाला दिया है। 18 जनवरी को पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में प्रवेश का सवाल कानून व्यवस्था का विषय है और दिल्ली में कौन आएगा या कौन नहीं आएगा इस पर दिल्ली पुलिस को तय करना है। केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कहना है कि किसानों की ट्रैक्टर रैली अवैध होगी और इस दौरान दिल्ली में 5000 लोगों के प्रवेश की संभावना है।
और हमारे संवाददाता विकास सारथी इस और ज़्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, आज सुनवाई होनी है। अदालत पहले कह चुकी है कि कौन आएगा दिल्ली में, कौन नहीं आएगा। ट्रैक्टर रैली के विषय में साफ तौर पर कहा है कि ये दिल्ली पुलिस को तय करना है। आज क्या कुछ होगी कार्रवाई, अदालत में क्या कुछ होना है? निखिल, पिछले 2-3 बार से सुप्रीम कोर्ट यही बात दोहरा रहा था कि इस मामले में कोर्ट के हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है और दिल्ली पुलिस खुद कानून सम्मत तरीके से इस मामले से निपटे। लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस का ये कहना था कि हज़ारों की संख्या में जब किसान दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो इससे कानून व्यवस्था की स्थिति ख़राब हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि वो राजपथ पर आकर ट्रैक्टर रैली करें तभी दिल्ली पुलिस चाहेगी कि वो लोग यहाँ पर ना आए। दिल्ली पुलिस ये चाहती है कि दिल्ली की सीमा में इस तरह से ट्रैक्टर रैली कहीं पर भी निकालने से कानून व्यवस्था की स्थिति में किसी तरह का गतिरोध हो सकता है और इसीलिए पुलिस ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी तरह का अंतरिम आदेश देगा तो किसान उसको मानने के लिए बाध्य होंगे और पुलिस को शायद उस तरह से कोई कड़ी कार्रवाई या बल का इस्तेमाल ना करना पड़े। हालांकि पिछले 2-3 बार से सुप्रीम कोर्ट लगातार ये कह रहा है कि दिल्ली पुलिस खुद निपटे, लेकिन आज फिर इस बात की उम्मीद है कि केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस फिर से एक बार कोर्ट से ये आग्रह करेगी कि वो एक अंतरिम आदेश पारित कर किसानों को या तो आदेश दे या किसानों से कोई अंडरटेकिंग ले कि वो 26 जनवरी को ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे गणतंत्र दिवस समारोह के जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें कोई बाधा पहुंचे या कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़े और देश की छवि को वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस पर किसी भी तरह का कोई असर हो। ये लगातार कहा जा रहा था कि ये ऐसा समारोह होता है जिस पर केवल देश नहीं पूरी दुनिया की नज़र होती है, इसीलिए किसानों को ऐसा कोई भी काम करने से रोका जाए जिससे ये पूरा समारोह प्रभावित हो। जी बिल्कुल, किसानों को ऐसा कोई भी काम करने से रोका जाए जिससे ये पूरी दुनिया में छवि भारत की खराब हो। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और खबर असम से। असम में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और उनकी टीम से आज गुवाहाटी में मुलाकात की और उन्हें आगामी असम विधानसभा चुनाव से संबंधित अपने विचारों से अवगत कराया। राज्य में विधानसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा के सिलसिले में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में चुनाव आयोग की एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल राज्य के दौरे पर है। भाजपा, असम गण परिषद, AIUDF, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहित राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने आयोग से राज्य में विधानसभा चुनाव बोहाग बिहू उत्सव से पहले कराने का आग्रह किया है ताकि लोग बड़ी संख्या में मतदान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर त्योहार का भी आनंद ले सकें। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से बूथ तक मतदाताओं की सूची पहुंचाने और नए मतदाता पहचान पत्र के वितरण के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों ने राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ही राजनीतिक दलों ने आयोग से राज्य में कई चरणों में चुनाव कराने की भी मांग की। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करने के बाद आयोग की टीम ने जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ शाम को अलग से बैठक की। ये कल शाम की बैठक की बात है और चुनाव आयोग की टीम आज सुबह राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात करेगी। इन बैठकों के बाद आयोग की ओर से दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। और गुवाहाटी से इस पूरी खबर पर हमारी संवाददाता डुयाना बारबरुआ जुड़ रही हैं। डुयाना, सबसे पहले तो बताइए कि किस तरह से ये जो कल की जो मीटिंग हुई और जिसमें राजनीतिक दलों ने शिरकत की, अपनी अपनी बात रखी, किस तरह से ये आगे बढ़ी और क्या कुछ लोगों का कहना था, राजनीतिक दलों का क्या कहना था, क्या जनता की अपेक्षाएं उनकी उन मांगों में परिलक्षित हो रही थी? जी बिल्कुल, देखिए जो 3 दिन के दौरे पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके टीम जो आए हैं गुवाहाटी में, तो परसों से ही अलग अलग विभाग के लोगों के साथ बैठक हो रही है और कल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ थे और जब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स जाके बैठक की, उसके बाद जब वापस आए तो उन लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि जो उन लोगों ने अपील की CEC के सामने, जो मांग या इशू रखे, बात की, उसके बारे में आपने ऑलरेडी मेंशन की है। तो उन लोगों ने ये भी कहा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, एक तो सेंट्रल BJP मेंबर भी आए थे, तो उन लोगों ने पहली बात ये रखी कि जो हम लोग का जो असम का जो मेन फेस्टिवल त्योहार होता है, रंगाली बिहू या बोहाग बिहू, तो वो
कहीं किसी तरह मतलब कोई क्लैश ना दुइना की तकनीक जिसको कहते हैं संपर्क कट गया और दुइना अपनी बात हम तक बता रही थी। फिर से हम करने कोशिश करेंगे। फिलहाल बढ़ते अगली खबर की तरफ। अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की ताजपोशी के लिए पूरी तरह तैयार है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ ही अमेरिका में आधिकारिक रूप से सत्ता डेमोक्रेट्स के पास चली जाएगी। वहीं कमला हैरिस उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेकर अमेरिका के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति सोनिया सोटोमायर कमला हैरिस को शपथ दिलाएंगी। ये कार्यक्रम इस लिहाज से ऐतिहासिक होगा कि पहली अश्वेत दक्षिण एशियाई महिला उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने वाली सोटोमायोर पहली लातिन अमेरिकी न्यायमूर्ति हैं। शपथ समारोह के दौरान किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पूरे वॉशिंगटन डीसी को किले में तब्दील कर दिया गया। अमेरिकी संसद की ओर जाने वाली सड़कों पर हजारों की तादाद में सुरक्षाकर्मी गश्त लगा रहे हैं। चेहरों को ढके हथियारबंद सुरक्षाकर्मी गाड़ियों की जांच कर रहे हैं। अमेरिकी संसद भवन के इर्द गिर्द के इलाके, पेंसिल्वेनिया एवेन्यू और व्हाइट हाउस के आसपास का बड़ा हिस्सा आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है तथा इन स्थानों पर 8 फुट ऊंचे अवरोधक लगाए गए हैं। पूरा शहर हाई अलर्ट पर है। आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ समारोह लोकतंत्र के त्योहार की तरह मनाया जाता है, लेकिन जो बाइडेन अपने समर्थकों को वॉशिंगटन से दूर रहने और वर्चुअल तरीके से शपथ समारोह में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कैपिटल भवन हिंसा का जिक्र करते हुए उसे अमेरिकी मूल्यों के खिलाफ बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कैपिटल भवन पर हिंसा से हर अमेरिकी भयभीत था। राजनीतिक हिंसा उन सभी मूल्यों पर हमला है जिसे हम जीते हैं। ऐसा कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब हमें पहले से भी अधिक एकजुट रहना होगा। और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कल कोरोना महामारी के दौरान मारे गए 4 लाख से अधिक लोगों को श्रद्धांजलि दी। जो बाइडेन और कमला हैरिस ने लिंकन मेमोरियल पर कुछ देर मौन धारण करके और मोमबत्तियां जलाकर लोगों को याद किया। इस कार्यक्रम में हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी भी मौजूद रहीं। और अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल अपने विदाई समारोह में आखिरी बार अमेरिका की जनता को संबोधित किया। ट्रंप ने अपने संबोधन में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अब हम नए प्रशासन का स्वागत करते हैं और अमेरिका को सुरक्षित और समृद्ध रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। विदाई समारोह में ट्रंप ने अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप और परिवार के समर्थन के लिए उन्हें भी धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने उपराष्ट्रपति माइक पेंस के प्रति भी आभार व्यक्त किया। और अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी इन तमाम खबरों पर अभिषेक झा हमारे संवाददाता हमारे साथ नई दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो बताइए कि किस तरह से ये जो शपथ ग्रहण समारोह है वो एक अलग एक खास होने जा रहा है। इससे पहले ये एक जिसको कहते हैं कि लोकतंत्र के उत्सव के तौर पर मनाया जाता था। इस बार वो झलक, वो बात नहीं है। उत्साह जरूर रहेगा, लेकिन जो पूरा कार्यक्रम है कहीं ना कहीं फीका जरूर होगा। बिल्कुल निखिल, जैसा कि आपने कहा कि उत्साह जरूर रहेगा, तो उत्साह तो जरूर है, लेकिन उत्साह के साथ आशंका बहुत बड़ी घर कर गई है वहां के लोगों के बीच में। जिस प्रकार से हमने देखा कि 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर जो भी कुछ हुआ वो अमेरिकी इतिहास में अभूतपूर्व था, और इसको देखते हुए जो बाइडेन ने खुद अपने समर्थकों को राष्ट्रपति पद के जो शपथ ग्रहण समारोह है उससे दूर रहने की सलाह दी है, राजधानी में न आने की सलाह दी है, और कहा है कि वो वर्चुअली इस प्रोग्राम से जुड़े। इस बीच जिक्र जैसा आपने किया कि पूरी तरीके से कैपिटल हिल और उसके आसपास के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इंटेलिजेंस इनपुट्स को खंगाला जा रहा है कि कोई जो सुरक्षा गार्ड जो वहां पर तैनात हो, क्या उसका किसी भी तरीके से ट्रंप के जो वो जो गुट है जो बहुत ही एग्रेसिवली डोनाल्ड ट्रंप का समर्थक रहा है,
क्या वो उनसे कभी भी संपर्क में रहे हैं, और खबरें आई हैं कि उनमें से कुछ एक गार्ड को इस तरह से चिन्हित करके उन्हें ड्यूटी से हटाया भी गया है। तो वो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि ये पूरा जो 20 जनवरी का दिन है वो अमेरिका के इतिहास में शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए। ये उत्साह कम, रोमांच कम और एक औपचारिकता ज्यादा हो गई है, और जब सारे अमेरिकी चाहते हैं कि ये दिन कुशल कुशल उनके यहाँ से निकल जाए। फिलहाल जो बाइडेन की बात करें तो आने वाले दिनों में राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के तुरंत बाद करीब करीब 8-10 बड़े फैसले लेने की वो जिक्र कर चुके हैं। इसके लिए अभी सीनेट की मंजूरी नहीं लेनी होगी, और भारत के नजरिए से बात करें तो एक तरीके से ये ऑर्डिनेंसेस होंगे जो जो बाइडेन तुरंत लाना चाहते हैं, जिनमें वो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और विभिन्न मसलों पे जो अमेरिका का पिछले 3-4 वर्षों में परफॉर्मेंस रहा है उसको एक तरीके से रीसेट करने की कोशिश करेंगे। चाहे वो पेरिस क्लाइमेट से जुड़ा हुआ मसला हो, अमेरिका के जो सहयोगी देश है नेटो और तमाम जो दूसरे अलायंसेस हैं उनके साथ एक वापस से जुड़ने का मसला हो, या जो ट्रेड टॉक्स हो उनके बायलैटरल विभिन्न देशों के साथ, तो इन तमाम मसलों पर वो फिर से अपने नीति को स्पष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो कोरोना महामारी जिसने करीब करीब 4 लाख से ज्यादा अमेरिकियों को लील लिया है, उसको लेकर क्या कुछ जो बाइडेन का जो नया प्रशासन करता है ये भी हमें देखना होगा। बिल्कुल ये देखना होगा। एक चलते बहुत संक्षेप में आपसे उत्तर चाहेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप के सुर जो है वो बदले से नजर आ रहे हैं। आज उनका आखिरी दिन है, किस तरह से देखते हैं इस पूरी सियासत को? अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए बिल्कुल वही बात हो गई कि बड़े बेआबरू होकर हम तेरी कूचे से निकले। फिलहाल जो एक राष्ट्रपति जो 4 साल तक दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान रहा है, सबसे शक्तिशाली शख्सियत रहा है, अपने कार्यकाल के आखिरी 2 महीने में बहुत ज्यादा उम्मीदों से बहुत ज्यादा निराशा के गर्त में वो चले गए। जो उनकी पर्सनालिटी है, जो उनकी शख्सियत है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहें, अमेरिका में कहें, बहुत ज्यादा फजीहत हुई है। तो उसके बाद अब उन्होंने जरूर अपना सुर बदला है, जब उनके समर्थकों का एक बहुत बड़ा जो धड़ा है वो भी उनसे टूट गया है। तमाम रिपब्लिकन जो सीनेटर्स हैं उन्होंने इस बात का समर्थन, उन्होंने भी जो बाइडेन का समर्थन किया, इम्पीचमेंट का समर्थन कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। तो इसके बाद उनको इस बात का जरूर एहसास हो गया कि अमेरिकी जो आइडियोलॉजिकल जो विचारधारा के भेद या विचारधारा की खाई को वो आगे बढ़ाकर सत्ता पर हासिल रहना चाहते थे, वो सिर्फ विचारधारा की नहीं, वो समाज वहां का काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और इसीलिए जो बाइडेन शायद कह भी रहे हैं कि अमेरिका को हील करने की जरूरत है, यानी उसे ठीक करने की जरूरत है, और इसीलिए वो आने वाले दिनों में जो कुछ भी पिछले 4 सालों में हुआ उसको जरूर याद रखेंगे। जी बिल्कुल, ट्रंप का कार्यकाल इसी तरीके से। जी बिल्कुल अभिषेक, निश्चित तौर पर तो आज एक ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है अमेरिका के लिए। आज जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो आज के एजेंडा पे बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।